अगर वह मिसाइल जिसे आप दुश्मन पर दाग रहे हैं उसे गिराना आसान है क्योंकि वह बहुत तेज या स्टिल्थी नहीं है, तो कम से कम आप उसमें इतने ज्यादा विस्फोटक भर दें कि अगर उनमें से सिर्फ एक भी दुश्मन की रक्षा पंक्ति को भेद दे तो पूरी तरह से तबाही तय हो जाए। यही बुनियादी तर्क है FP5 फ्लेमिंगो के पीछे, जो यूक्रेन की नई भारी मारक मिसाइल है। अगस्त 2025 में पेश और कार्रवाई में इस्तेमाल की गई इस मिसाइल ने यूक्रेन की मिसाइल रणनीति में नया मोड़ लाया। देशी विदेशी विशेषज्ञों ने इसका स्वागत किया। वे अत्यधिक आशावाद से सावधान करते हैं क्योंकि फ्लेमिंगो में ताकत के साथ कई कमियां भी हैं। ये मिसाइल, जो ज्यादातर पुनर्नवीनीकरण हथियारों और विमान के पुर्जों से बनी है, सफलता और विफलता के बीच बहुत पतली रेखा पर चल रही है। डिजाइन। फ्लेमिंगो की वारहेड क्षमता और रेंज उत्कृष्ट हैं। इस मिसाइल में 1.15 टन या 2500 पाउंड का वारहेड लगा है, जो एक अकेली मिसाइल के लिए हास्यास्पद रूप से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री है। तुलना करें तो BGM-109 टॉम हॉक एक विश्वसनीय अमेरिकी लंबी दूरी मिसाइल में लगभग 450 किलो या 1000 पाउंड विस्फोटक होता है, जबकि फ्लेमिंगो उससे 2.5 गुना ज्यादा ले जाती है। इसके बेहद भारी वारहेड की वजह से कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मिसाइल में BLU-109B बंकर बस्टर है, जिसे इजराइल ने 2024 में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को मारने में इस्तेमाल किया था। ये बम ट्राइटिनॉल से भरा होता है, जिसमें 80% TNT और 20% एल्यूमिनियम पाउडर होता है। इससे TNT की गर्मी व इंपल्स बढ़ती है और बम की विनाशकारी क्षमता बढ़ती है। बम टकराने के तुरंत बाद नहीं फटता। कठोर स्टील का खोल इसे जमीन में घुसने देता है, फिर फ्यूज सक्रिय होकर पेलोड विस्फोटित करता है। इतना बड़ा वारहेड ले जाने के लिए मिसाइल में बड़ा शक्तिशाली इंजन चाहिए और माना जाता है कि फ्लेमिंगो में इवचेंको AI-25 इंजन इस्तेमाल होता है। यह इंजन अन्य मिसाइल इंजनों से बड़ा है और कई विमानों में इस्तेमाल होता है, जैसे तुर्की का कॉम्बैट ड्रोन बेरक्ता काजेल्मा। इतने बड़े इंजन का इस्तेमाल, जिसकी लंबाई 3.3 मीटर और व्यास 62 सेंटीमीटर है और जिसका वजन 350 किलो या 770 पाउंड से ज्यादा है, इंजीनियरों को छोटे टर्बोजेट्स और टर्बोफैंस को छोड़ने की सुविधा देता है। ये प्ररोदन प्रणालियां लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए पसंद की जाती हैं, पर बहुत महंगी होती हैं, जबकि AI-25 इतनी महंगी नहीं है। AI-25 फायर पॉइंट के लिए बड़ी मात्रा में स्टॉक से खरीदने के लिए आसानी से उपलब्ध था। फायर पॉइंट अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के डंप और लैंडफिल में इन इंजनों की हजारों इकाइयां मिली। एक व्यावहारिक उदाहरण में, जिसमें कहा जाता है कि एक आदमी का कचरा दूसरे का खजाना होता है। फायर पॉइंट ने इंजनों को पूरी तरह पुनर्स्थापित नहीं किया, जिससे वे अधिकतम 10 घंटे तक उड़ सकते थे, बल्कि सिर्फ इतना किया कि फ्लेमिंगो 4 घंटे तक उड़ सकें। उन्होंने समय और पैसे दोनों बचाने के लिए टाइटेनियम के हिस्सों को सस्ते मटेरियल से बदल दिया और जो इंजन बहुत ज्यादा खराब माने गए, उन्हें स्पेयर पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया गया। परियोजना शुरू होने के बाद फायर पॉइंट ने अपना इंजन प्लांट बनाया, लेकिन अभी तय नहीं है कि वे AO-25 बनाएंगे या कोई छोटा उपयुक्त विकल्प लेंगे। इतने शक्तिशाली इंजन का सबसे बड़ा फायदा, जिसे आमतौर पर कहीं ज्यादा भारी विमानों में इस्तेमाल किया जाता है, इस मिसाइल की जबरदस्त रेंज है, जो बताई जाती है 3000 किलोमीटर या लगभग 1850 मील। ये रेंज पहले बताई गई ब्लॉक 5 टॉमहॉक मिसाइल की रेंज से लगभग दोगुनी है और ये रूस के यूरोपीय हिस्से में कहीं भी हमला करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है, जबकि ये नोवोसिबिर्स्क तक भी पहुंच सकती है। यह एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में लौटेंगे। इस रेंज का सिर्फ दावा किया गया है। रिकॉर्डिंग तक यूक्रेन ने फ्लेमिंगो को इतनी दूर नहीं दागा, इसलिए यह दावा अप्रमाणित है। इस रेंज का पहले परीक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि यूक्रेन इतना बड़ा देश नहीं है कि वह इस दावे का परीक्षण कर सके। 3000 किलोमीटर की दूरी ईंधन और इंजन की खपत की गणना का नतीजा है। अगर दावा सही हुआ तो FP5 दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी दूरी की जमीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल प्रणालियों में शामिल होगी। ये मिसाइल 900 किलोमीटर प्रति घंटा या 560 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, जो पश्चिमी मिसाइलों जैसी है। इसके बावजूद, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें फिर से इस्तेमाल किए गए वारहेड्स और फिर से इस्तेमाल किए गए इंजन लगे हैं, इसे सीमित बजट में ही डिजाइन किया गया था। ये बात तब और स्पष्ट होती है जब हम इसके गाइडेंस सिस्टम और मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स देखें। फ्लेमिंगो में कोई जटिल विजुअल गाइडेंस सिस्टम नहीं है, जैसे कि टेरेन कंटूर मैचिंग सिस्टम या डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेशन सिस्टम,
जो पश्चिमी मिसाइलों में बहुत आम है और जो निश्चित रूप से काफी महंगे भी होते हैं। हालांकि यह खुद को लक्ष्य की ओर निर्देशित करने के लिए सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल करता है। फ्लेमिंगो जैमिंग प्रतिरोधी कंट्रोलर रिसेप्शन पैटर्न एंटीना लेआउट इस्तेमाल करता है, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका मतलब यह है कि एंटीना लेआउट को रेडियो जैमिंग और स्पूफिंग का विरोध करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे मिसाइल अपने रास्ते पर बनी रहती है। जैमिंग यानी जीपीएस सिग्नल्स रोकना, स्पूफिंग यानी मिसाइल को गलत दिशा में भेजने के लिए नकली सिग्नल देना। सिस्टम में 4 से 7 एंटीना गोल पैटर्न में लगते हैं और हर एंटीना अलग से सिग्नल लेता है। इन सिग्नल्स को फिर एक डिजिटल प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जो रिसेप्शन पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए पहले से तय किए गए एल्गोरिदम लागू करता है। कुल मिलाकर ये एक सस्ता लेकिन फिर भी काफी हद तक भरोसेमंद तरीका है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि मिसाइल अपने रास्ते पर बनी रहे और दुश्मन के जैमर उस पर असर न डाल सकें। यह एंटीना सिस्टम बनाना आसान है, जिससे उत्पादन गति बढ़ती है। फ्लेमिंगो में रडार से छुपने की कोई तकनीक नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल भी स्टिल्थ नहीं है। फ्लेमिंगो अगर भूदृश्य के वक्रता के साथ कम ऊंचाई पर उड़ें तो जमीन के रडार और विमान भेदी हथियारों से बच सकते हैं, लेकिन लड़ाकू विमानों के एयरबॉर्न रडार इन्हें आसानी से देख सकते हैं, चाहे उड़ान कितनी भी नीची हो। जैसे ए-10 वॉर्थोग 30 मिमी रोटरी कैनन के इर्द गिर्द बना है, वैसे ही FP5 का एयर फ्रेम उसके बड़े वारहेड के इर्द गिर्द बना है। पहली नजर में यह V1 जैसा दिख सकता है, लेकिन फ्लेमिंगो इससे बड़ा है, जिसकी लंबाई 12-14 मीटर और विंग स्पैन 6 मीटर है। अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए, यह केवल अनुमान है। एयर फ्रेम में फाइबरग्लास मोनोकॉक फ्यूजलेज इस्तेमाल होता है, जिससे हल्का लेकिन मजबूत ढांचा बनता है, जो 1.15 टन का भारी वॉरहेड भी ले सकता है। बॉडी को बाहरी रिब से मजबूत किया गया है और फाइबरग्लास रडार के लिए पारदर्शी होने के साथ नोज कोन व टेल फेरिंग्स में गोपनीय सामग्री के कारण इसकी रडार पर दृश्यता समान आकार की धातु हथियारों से कम है। विकास और निर्माण। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से यूक्रेनी सेनाओं को एक ऐसे डरावने हथियार की सख्त जरूरत थी, जिससे रूस आगे बढ़ने से पहले 2 बार सोचे, और आखिरकार उन्हें FP5 के साथ वो हथियार मिल गया। अब तक यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलों का एक शस्त्रागार तैयार कर लिया है, लेकिन उसके पास अभी भी भारी मिसाइल क्षमता की कमी है। 2025 की गर्मियों तक यूक्रेन अपने भारी हथियारों के तौर पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों और अटैकम्स पर ही ज्यादा निर्भर था, और यह साफ है कि सैन्य नेतृत्व ने इस कमी को दूर करने का फैसला किया, क्योंकि अब यूक्रेन FP5 फ्लेमिंगो के साथ साथ प्रिम 2 और कोर्सन मिसाइलें भी बना रहा है, जिनमें से सभी बहुत भारी मारक क्षमता रखती हैं। यूक्रेन के पास रूसी क्षेत्र के काफी अंदर तक हमला करने वाली मिसाइलें थीं, लेकिन उनका पेलोड आमतौर पर केवल 10 से 100 किलो के बीच था, जो फ्लेमिंगो से काफी कम है। यूक्रेन के अधिकतर लंबी दूरी के हथियार, खासकर ड्रोन, धीमे हैं, जिससे रूसी वायु रक्षा उन्हें आसानी से मार गिराती है। फ्लेमिंगो विनाश की क्षमता की समस्या जरूर हल करता है। मेरा मतलब है, यह शायद तेज नहीं है, और यह इतना बड़ा हो सकता है कि इसे अपेक्षाकृत आसानी से गिराया जा सके। लेकिन अगर सिर्फ एक मिसाइल भी रूसी रक्षा प्रणाली को पार कर जाती है, तो लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो सकता है, या कम से कम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है। 17 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से अनावरण के बाद उत्पादन लगभग 50 मिसाइलें प्रतिमाह की दर से शुरू हुआ, और फायरपॉइंट ने घोषणा की कि वे साल के अंत तक उत्पादन को 7 मिसाइलें प्रतिदिन तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन सिद्धांत रूप में अगर उन्हें फंडिंग मिल जाए तो सालाना 2500 से अधिक फ्लेमिंगो का उत्पादन बढ़ा सकता है। वैसे वही अनावरण इस मिसाइल के नाम का स्रोत है। कहा जाता है कि एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार ने बताया कि शुरुआती यूनिट्स गुलाबी थीं, क्योंकि उत्पादन केंद्र में रंग मिलाने में गलती हुई थी। फायरपॉइंट ने आरोपों से इनकार किया, फिर भी फ्लेमिंगो नाम चलन में आ गया। फ्लेमिंगो के फ्रैंकेनस्टीन मिसाइल होने से यूक्रेन को फायदा है, क्योंकि रूस आमतौर पर हथियार निर्माण स्थलों को निशाना बनाता है। जुलाई 2025 में रूस ने यूक्रेनी सैप्स और बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण साइटों पर सफल हमला किया। वहीं फ्लेमिंगो निर्माता को ऐसे नए पुर्जों की जरूरत नहीं होती, जिनके लिए उत्पादन संयंत्र चाहिए। मिसाइल के अधिकतर हिस्से पहले से बने पुर्जों से बनते हैं, जिन्हें सुरक्षित फैक्ट्री में जोड़ा जाता है। अगर फैक्ट्री नष्ट हो जाए, फिर भी फ्लेमिंगो को जोड़ना आसान है, और निर्माण प्रक्रिया कहीं भी ले जा सकते हैं। बस वारहेड्स और इंजन सुरक्षित रहें। इस काम में यूक्रेन अकेला नहीं है।
उत्पादन को सुव्यवस्थित करने के लिए डेनमार्क ने घोषणा की कि फायर पॉइंट की एक सहायक कंपनी इस साल के अंत तक डेनमार्क में ठोस ईंधन का उत्पादन शुरू करेगी। डेनमार्क को संयंत्र खोलने के लिए 20 कानूनों और नियमों को निलंबित करना पड़ा। हाल ही में वहां रूसी ड्रोन घुसपैठ हुई थी। फायर पॉइंट अब FP5 में विविधता लाने के साथ उत्पादन बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। क्लस्टर वारहेड्स विकास में हैं और अन्य वारहेड्स की भी योजना है। फिर भी सवाल यह है कि फ्लेमिंगो वास्तव में कितना अच्छा है और इसे संभावित रूप से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। संचालन, इतिहास और संभावित उपयोग। रिकॉर्डिंग के समय यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइलों का सिर्फ एक बार दस्तावेजी इस्तेमाल किया है और चेर्नोबिल टीवी शो के अनुसार इनकी प्रभावशीलता ज्यादा अच्छी नहीं है। बुरा नहीं, 3 मिसाइलें, यह अच्छा संदर्भ है। न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा। 3 मिसाइलें उत्तरी क्रीमिया के कमजोर सुरक्षा वाले लक्ष्य पर दागी गईं, लेकिन 2 ही पहुंच पाईं, जिससे साबित हुआ कि फ्लेमिंगो को गिराना आसान है। जो मिसाइलें वास्तव में पहुंची, उनमें से एक लक्ष्य से लगभग 100 से 200 मीटर दूर जा गिरी। दूसरी मिसाइल ने इमारत और 6 होवरक्राफ्ट को काफी नुकसान पहुंचाया, जबकि वो लक्ष्य से 14 से 15 मीटर दूर गिरी थी। ये बताता है कि फायर पॉइंट को मिसाइलों को बेहतर करने के लिए अभी कई समस्याएं सुलझानी हैं। फ्लेमिंगो की सटीकता 14 मीटर बताई गई थी, लेकिन दोनों मिसाइलें उस सीमा में नहीं लगीं। हालांकि सबसे करीब लगी मिसाइल ने इतना नुकसान किया कि हमला सफल रहा, जिससे सिद्ध हुआ कि बड़ा वारहेड सटीकता की कमी पूरी कर सकता है। यूक्रेन को एक और समस्या रूस की वायु रक्षा से जरूर झेलनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, रूस के लंबी दूरी के रडार पहचान और नियंत्रण विमान बुरियेव A-50U में बम्बलबी रडार सिस्टम लगा है, जो फ्लेमिंगो को 200 किलोमीटर दूर तक पहचान सकता है, जिससे वायु रक्षा और लड़ाकू विमान इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हालांकि इसे मिसाइल की जबरदस्त रेंज पर निर्भर रहकर हल किया जा सकता है। यह देर तक उड़ सकता है, इसलिए आप लक्ष्य तक अप्रत्यक्ष मार्ग अपना सकते हैं। लॉन्च साइट से लक्ष्य तक सबसे छोटा उड़ान मार्ग चुनने के बजाय ऑपरेटर रूसी वायु रक्षा नेटवर्क और सेंसर कवरेज में पहचानी गई कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए एक मार्ग निर्धारित कर सकते हैं। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जिसमें यूक्रेनी बलों को काफी अनुभव है, क्योंकि उन्होंने अपने एक तरफा हमलावर ड्रोन अभियान के दौरान हमले की योजना बनाने में उच्च स्तर की दक्षता दिखाई थी। यूक्रेनियों ने अपने ड्रोन हमलों की योजना इतनी अच्छी तरह बनाई कि वे रूस को उम्मीद से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम रहे। स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार इन ड्रोन द्वारा रूसी तेल सुविधाओं को पहुंचाए गए नुकसान की वजह से केवल 2024 के अंत से 2025 की शुरुआत तक रूस को $700 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। इस पर और चोट ये है कि FP5 फ्लेमिंगो उन हमलों में इस्तेमाल हुए ड्रोन को पटाखों जैसा मामूली बना देता है। लगभग तय है कि यूक्रेन फ्लेमिंगो रूस पर बिना सोच विचार के नहीं छोड़ेगा, बल्कि उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उड़ान मार्गों की योजना बनाएगा। जैसे इसकी संदिग्ध सटीकता है, वैसे ही इसकी बच निकलने की क्षमता की कमी को भी इसकी विस्फोटक शक्ति से पूरा किया गया है। यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल संयुक्त हमलों में करने की योजना बना रहा है। इनमें से कई मिसाइलें दागी जाएंगी, संभवतः अन्य हथियार प्रणालियों के साथ, और यूक्रेन के नेतृत्व को पूरी उम्मीद है कि रूस इनमें से कई को रोक लेगा। हालांकि अगर सिर्फ एक भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है तो वह शायद उसे नष्ट कर देगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वारहेड जो तबाही मचा सकता है वह काफी है। फ्लेमिंगो की बड़ी कमी यह है कि इसे प्रक्षेपण से कम 20 मिनट की तैयारी चाहिए, जबकि कुछ पश्चिमी मिसाइलों में ऐसा नहीं है। आप आमतौर पर चाहते हैं कि आपकी मिसाइलें जितनी जल्दी हो सके हवा में चली जाएं, क्योंकि वे जमीन पर सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं। फ्लेमिंगो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्वरित प्रक्षेपण के लिए ये बेहद बड़ा है और ये एक बिल्कुल नई मिसाइल है, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल करने वाली इकाइयां इसे इस्तेमाल करते हुए ही सीख रही हैं। इसलिए उम्मीद है कि क्रूज लॉन्च का समय बेहतर होगा। फ्लेमिंगो की एक और समस्या इसकी कीमत है, जैसा कि हाल ही में प्रकाशित शाहद ड्रोन पर वीडियो में समझाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। सैन्य दृष्टिकोण से इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे गिराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली काउंटर मेजर्स अक्सर खुद ड्रोन से ज्यादा महंगी होती हैं, जिसका मतलब है कि इसके प्रक्षेपण के साथ रूस छोटी छोटी आर्थिक लड़ाइयां जीतता है। फ्लेमिंगो के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, जिसकी कीमत प्रति यूनिट लगभग $500 मिलियन से $1 मिलियन के बीच आकी गई है। इसका मतलब है कि यूक्रेन को उत्पादन की लागत पूरी करने के लिए विदेशी वित्तपोषण पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसके अलावा व्यावहारिक रूप से इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए 5 में से 4 फ्लेमिंगो हमले के दौरान अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो यूक्रेन वास्तव में
4 डिकॉय पर $4 मिलियन खर्च कर रहा है। अगर वही फ्लेमिंगो दुश्मन के किसी अहम ढांचे जैसे मिसाइल डिपो को नष्ट कर दे तो $5 मिलियन की लागत वाजिब हो सकती है। रूस के पास फ्लेमिंगो जैसी मिसाइलों के खिलाफ काउंटर मेजर्स का पूरा जखीरा है। इसमें MiG-31B विमान भी शामिल है, जो अब तक का सबसे तेज ज्ञात लड़ाकू विमान है, जो ऊपर और नीचे दोनों तरह के लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकता है और मुख्य रूप से कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में माहिर है। 4 विमान एक स्क्वाड्रन बनाकर रूसी हवाई क्षेत्र में 600 किलोमीटर की लाइन की निगरानी कर सकते हैं और घुसपैठ करने वाले किसी भी फ्लेमिंगो को नष्ट कर सकते हैं। अगर विनाश की बात करें तो वारहेड के कारण फ्लेमिंगो के पंखों पर दबाव रहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसकी सफल परीक्षण लॉन्चिंग के बाद इसे अब तक यूक्रेन के शस्त्रागार का सबसे सफल हथियार बताया और फायर पॉइंट अधिकारियों के अनुसार इसका वारहेड कम से कम 2 मीटर मोटे कंक्रीट को भेद सकता है और कम से कम 10 मीटर जमीन के नीचे तक घुस सकता है। यह इसलिए सक्षम है क्योंकि इसमें बंकर बस्टर वारहेड का इस्तेमाल किया गया है, जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है मजबूत लक्ष्यों या बंकरों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल समझ में आता है ना? फ्लेमिंगो के साथ इस्तेमाल किया गया वारहेड असल में आधुनिक बंकर बस्टर वारहेड्स में से एक कमजोर वारहेड है, क्योंकि यह केवल 2 मीटर मोटे कंक्रीट को ही भेद सकता है। तुलना करें तो अमेरिकी BLU 127, जिसे उसके थोड़ा अजीब नाम मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर से भी जाना जाता है, वह 18 मीटर मोटे प्रबलित कंक्रीट को भेद सकता है। ओह माय गॉड, ये तो जमीन के नीचे लगभग 6 मंजिलों को तोड़ते हुए निकल सकता है। आधुनिक बंकर बस्टर्स को इंजन द्वारा दी गई अतिरिक्त गति से भी मदद मिलती है, जिससे उनमें ज्यादा भेदन शक्ति आ जाती है। अब इसे ध्यान में रखते हुए फ्लेमिंगो का संभवतः इस्तेमाल 2 उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बंकर, साइलो और डिपो जैसी किलेबंद संरचनाओं को नष्ट करना है। दूसरा उद्देश्य बड़े कंपाउंड, प्लांट्स और फैक्ट्रियों को नष्ट करना है, जो भले ही किलेबंद न हों, लेकिन वे इतने बड़े हैं कि उन्हें नष्ट करने के लिए एक विशाल विस्फोट की जरूरत होती है और वे इतने दूर भी हो सकते हैं कि यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हथियार का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाए। वलेरी रोमानेंको, यूक्रेनी स्टेट म्यूजियम ऑफ एविएशन के प्रमुख विमानन विशेषज्ञ और शोधकर्ता, कहते हैं कि विस्फोट से फ्लेमिंगो किसी भी उत्पादन संयंत्र को नष्ट कर देगा। उस सुविधा को फिर बनाना असंभव है, क्योंकि विस्फोट से सब नष्ट हो जाएगा और 20 मीटर का गड्ढा रह जाएगा। उनका मानना है कि फ्लेमिंगो का मुख्य निशाना रूसी तेल रिफाइनरियां होंगी। रायाजिन और कोस्तोवो, रूस की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरियां फ्लेमिंगो की पहुंच में हैं। रूस की 10 में से 7 बड़ी तेल रिफाइनरियां फ्लेमिंगो की कथित 3000 किलोमीटर की रेंज में हैं। अब हमें फिर वही बात देखनी होगी जो हमने फ्लेमिंगो की नोवोसिबिर्स्क पहुंचने की कथित क्षमता पर कही थी। दिलचस्प है कि सभी समाचार एजेंसियों ने फ्लेमिंगो की रेंज क्षमताओं के लिए नोवोसिबिर्स्क को चुना, जो संयोग से ब्यास्क के पास है, जहां ब्यास्क एलियम संयंत्र है। ब्यास्क एलियम संयंत्र रूस का सबसे बड़ा सैन्य ग्रेड विस्फोटक और गोला उत्पादक है। रूस हर महीने करीब 1.2 लाख तोप के गोले सप्लाई करता है, जो आमतौर पर निजनी नोवोग्राद में बनाए जाते हैं। यह शहर यूक्रेनी सीमा से सड़क मार्ग से लगभग 1300 किलोमीटर दूर है, जिससे ये खेपें यूक्रेनी हथियारों की पहुंच में हैं। इसी कारण मॉस्को ने उत्पादन ब्यास्क ओलियम संयंत्र में शिफ्ट करने का फैसला किया, ताकि सुरक्षा बनी रहे। फ्लेमिंगो एक बड़ी मिसाइल है जो सैद्धांतिक रूप से एक ही हमले में पूरे संयंत्र को नष्ट कर सकती है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ब्यास्क फ्लेमिंगो की रेंज से कुछ 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन यूक्रेनी और रूसी सेनाएं जानती हैं कि फ्लेमिंगो इस संयंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अगर यूक्रेनियन अंदरूनी इलाकों से आगे बढ़कर हमला करते या फ्लेमिंगो मिसाइलें ट्रेन काफिलों पर दागते तो क्या होता? रूसी लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अभी खुद से यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में आपूर्ति मार्गों, डिपो और उत्पादन संयंत्रों को नष्ट करना इस युद्ध में यूक्रेन के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक रहा है। यूक्रेन ने सोवियत ड्रोन Tu-143 और संशोधित A-22 फॉक्सबैट से रूसी हवाई क्षेत्र में 1000 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक घुसपैठ की थी। फ्लेमिंगो 3 गुना ज्यादा गहराई तक घुस सकता है, जिससे रूस अपनी क्षेत्रीय गहराई का लाभ खो सकता है, जिस पर वह युद्ध की शुरुआत से निर्भर रहा है। बिस्कोलियम संयंत्र अकेला हथियार निर्माण कारखाना खतरे में नहीं है। शाहद ड्रोन जो रूस ने ईरान से लिए हैं, यालाबुर्गा और ईशेव कारखानों में बनते हैं। ये दोनों FP5 की पहुंच में हैं।
यही बात वोटकिंस की ओरोशेंक मिसाइल फैक्ट्री पर भी लागू होती है। रूस के रक्षा उद्योग का 90% हिस्सा फ्लेमिंगो की पहुंच में है, जिससे रोमानेंको के अनुसार यूक्रेन के पक्ष में रणनीतिक असंतुलन होगा। उनके अनुसार यूक्रेन के पीछे के सुरक्षित इलाके यूरोप की सुरक्षा में हैं, जबकि यूक्रेन को रूसी क्षेत्र की किसी भी रक्षा औद्योगिक सुविधा को नष्ट करने की क्षमता मिलती है। इससे शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आता है। विशेषज्ञ अत्यधिक आशावादिता से सतर्क रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि अभी कई चीजों पर काम बाकी है। फ्लेमिंगो अभी भी बहुत असुरक्षित है। इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है और यह इतना धीमा है कि ज्यादातर रूसी वायु रक्षा प्रणालियां इसे मार गिरा सकती हैं। यूक्रेनी विमानन विशेषज्ञ मानते हैं कि रूसी प्रणालियां अधिकांश मिसाइलें रोक लेंगी, लेकिन पूरी सुरक्षा संभव नहीं। एक भी मिसाइल बची तो बड़ी समस्या हो सकती है। अगर 50 में से सिर्फ 5 मिसाइलें भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं, तो वह 3 बड़े रूसी उद्यमों जैसे रिफाइनरी या हथियार कारखानों को नष्ट करने के लिए काफी है। फ्लेमिंगो की सफलता संयुक्त हथियार हमलों और अन्य ड्रोन व मिसाइलों की भारी संख्या को चकमे के तौर पर इस्तेमाल करने पर निर्भर करेगी। हालांकि यूक्रेनी सेना इस नए हथियार का कितना अच्छा इस्तेमाल करेगी, इसका पता समय ही बताएगा। देखने के लिए धन्यवाद।